हमारे बाप दादा परदादा यहीं के रहने वाले, ही पैदा हुए, ही मरे हैं और हम भी यहीं पैदा हुए, ही मरेंगे। CAA को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना जरूरी है। तुष्टीकरण की राजनीति कर एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। जो चटपुंजे नेता हैं वो फैलाते हैं यहाँ होता कुछ नहीं, जबरदस्ती लोग हवा उड़ा देते हैं फालतू। यहाँ कुछ है ही नहीं, ना है और ना होगा। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहाँ नाम नहीं आए वो तो एक्ट में नहीं आएंगे, CAA में, उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है? ये जो कानून है, क्या लगता है इससे नागरिकता छीनी जाएगी या मिली जाएगी? इनका तो कोई भरोसा नहीं, छीनी क्या करें, भरोसा नहीं। अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। क्या CAA है लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा? क्यों राहुल अखिलेश की इंडिया वाली दोस्ती के PDA का CAA है सटीक जवाब? वाकई ओवैसी माया की हर चुनौती अब हो गई है खत्म? कैसे CAA से बदल रही है 2024 की चुनावी बिसात? क्या सच में CAA से होगा वोटों का ध्रुवीकरण? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आज बात 2024 चुनाव की तारीख के ऐलान से ठीक पहले CAA की दस्तक और फिर CAA के बहाने बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों को भांपकर नेताओं की ओर से तय की जा रही CAA की अलग अलग परिभाषाओं के जनता पर पड़ने वाले असर की। तो CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम, यानी आसान भाषा में CAA उन लोगों को नागरिकता देने का कानून है जिन्हें भारत के पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में धर्म के आधार पर उपेक्षा का शिकार होकर मजबूरन भारत में शरण लेनी पड़ी। मगर फिर भी सियासत है कि मानती ही नहीं और तिल का ताड़ बनाकर जनता के बीच CAA को लेकर भ्रमजाल गढ़ दिए गए हैं जो तमाम सियासतदानों के लिए अपने अपने हिसाब से चुनाव में नफा नुकसान का गणित सेट कर रहे हैं। तो ऐसे में CAA पर हो रही सियासत और इस सियासत के मायनों को समझें उससे पहले आम मुसलमानों की CAA पर प्रतिक्रिया जान लेते हैं और उन मुसलमानों से ही इस कानून के बारे में जान लेते हैं जिनको लेकर ये सारा बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। आखिर क्यों ये सब कुछ हो रहा है? जो चटपुंजे नेता हैं वो फैलाते हैं यहाँ होता कुछ नहीं, जबरदस्ती लोग हवा उड़ा देते हैं फालतू। यहाँ कुछ है ही नहीं, ना है और ना होगा। ऐसा तो साफ हो गया है कि यहाँ से जो है कोई निकालने का कोई ऐसा काम नहीं है, बल्कि जो बाहर के लोग जो परेशान थे उनको यहाँ लाने का काम। कोई भ्रम नहीं, बल्कि वो खुशी की लहर है कि कम से कम एक पैगाम आया है, अच्छा पैगाम है कि कम से कम जो लोग बाहर के रहने वाले यहाँ पर डर रहे थे कि अब उनको नागरिकता मिल रही है, उनको कम से कम इतना तो हो गया कि अब हम मुल्क के अपने भारतवासी हो जाएंगे आने वाले टाइम पे। तो CAA को लेकर मुसलमानों का एक बड़ा खेमा अब ये मान चुका है कि CAA को लेकर अब तक सिर्फ भ्रम फैलाया गया था, मगर हकीकत यही है कि यह सिर्फ नागरिकता देने का कानून है। बस CAA के जरिए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीनी नहीं जा रही है, मगर लोगों का एक बड़ा वर्ग अब भी संदेह की स्थिति में है। ये CAA जो कानून है, क्या लगता है इससे नागरिकता छीनी जाएगी या मिली जाएगी? इनका तो कोई भरोसा नहीं, छीनी क्या करें, भरोसा नहीं कोई। हमारे बाप दादा परदादा यहीं के रहने वाले, ही पैदा हुए, ही मरे हैं और हम भी यहीं पैदा हुए, ही मरेंगे। तो आपकी नागरिकता थोड़ी ना छीनी जा रही है? नहीं, तो जिन्हें देना चाहिए उन्हें दें, जिन्हें देना चाहिए उन्हें दें। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी? हमें नहीं लग रहा है, हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि हम तो यहाँ के रहने वाले, पैदाशी हैं, बाप दादा हमारे। देखिए, किसी भी कानून से अगर एक आम आदमी का नुकसान हो रहा है तो ऐसे कानून का हमें विरोध करना चाहिए और उस कानून को लागू नहीं होने देना चाहिए। और सरकार को ऐसे किसी भी कानून को पब्लिक पे नहीं थोपना चाहिए जिससे जो यहाँ का नागरिक है या जो रह रहा है काफी टाइम से, तो उसे नागरिकता यहाँ की मिलनी चाहिए और वो यहीं का नागरिक कहलाना चाहिए। लोग मान रहे हैं कि CAA नागरिकता देने का कानून है, मगर फिर भ्रम की स्थिति तो है ही और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, इस भ्रम को बढ़ावा भी दिया जा रहा है उन नेताओं के बयानों से जो CAA को अपने हिसाब से परिभाषित कर रहे हैं और इस कानून से जुड़े सियासी नफा नुकसान भी देख रहे हैं और साथ ही साथ इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सरकार की नीयत पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये कानून बना, ये बिल पास हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर कानून बनने चाहिए, रूल बनने चाहिए। 9 एक्सटेंशन मांगा सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार ने और 4 साल 3 महीने लगाए हैं। ये रूल्स कल रात को घोषित किए गए हैं।
ये तो बिल्कुल पोलराइज करने के लिए है ना, सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए है, पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। अगर वो ईमानदारी से ये करते तो ये पहले 2020 में क्यों नहीं लाए? अभी ला रहे हैं, चुनाव के 1 महीने पहले ला रहे हैं। और ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड का है, वो उसको छुपाने के लिए अभी ये सीए रूल की घोषणा की गई। कांग्रेस सीए के जरिए बीजेपी पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। अखिलेश यादव ट्वीट कर कह रहे हैं कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा? तो वहीं मायावती कह रही हैं इस कानून को चुनाव से ठीक पहले लागू करने की बजाय सीएए से जुड़े संदेह को दूर करने के बाद इस कानून को लागू किया जाए। तो वहीं ओवैसी सीएए को एनपीआर और एनआरसी से जोड़ दे रहे हैं कि सीएए को आप सिर्फ सीएए से नहीं, सीएए को आपको एनपीआर और एनआरसी से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी एनपीआर एनआरसी भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि एनपीआर एनआरसी आएगा जब सीए भी था? बाद में सीएए वो एक्ट हो गया, वो जब सीए बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में एनपीआर हो, एनआरसी हो। एनपीआर एनआरसी को सीए से जोड़ना और इससे जुड़े जो आंकड़े ओवैसी लेकर आए, वो तो सच में सीए को लेकर उन आशंकाओं को मजबूत कर देते हैं जिस पर सियासत की भरमार है। मिसाल के तौर पर आसाम में जो एनआरसी हुआ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 1600 करोड़ रुपए उस पर खर्चा किए गए, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने काम किया और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए। वहां के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के सीएए के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहां नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे सीएए में, उनको तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है? तो सीए को लेकर असमंजस का दौर सिर्फ ओवैसी खेमे तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी सीएए को लेकर घबराए हुए हैं और कह रहे हैं कि सीएए आने से देश में कानून व्यवस्था का हाल बिगड़ेगा, अराजकता फैल जाएगी, बलात्कार बढ़ेंगे। जो इतने सारे, इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहां से उठ के आ जाएंगे बाकी पड़ोसी देशों से, इतने गरीब लोग उठ के, मैं हिसाब लगा रहा था अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। आपके घर के पास, मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर। विपक्ष की सीएए पर गंभीर आपत्ति है और अलग अलग सियासी खेमों के बीच से सीएए को लेकर जो अलग अलग विवेचनाएं सामने आ रही हैं, वो तो वाकई गंभीर संकेत दे रही है। तभी तो गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर इस कानून पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को मान्यता मिल गई है। रूल्स फॉर्मेलिटी है। अब टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है। अब विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का?
तो खैर ये तो सीए की बात हो गई, सीए से जुड़ी नेताओं की बयानबाजी की बात हो गई। अब सीए के चुनाव पर पड़ने वाले असर को भी जरा समझ लेते हैं, थोड़ा सा टटोल लेते हैं। तो मोटे तौर पर बात यही है कि केंद्र सरकार की ओर से सीए लागू किए जाने के बाद बीजेपी पर लगातार ध्रुवीकरण के आरोप लगने शुरू हो गए और सियासी गलियारों में यही चर्चा है कि सीएए को लेकर जो वर्ग विशेष के लोगों के बीच भ्रम फैला है वो पूरे लोकसभा चुनाव को दो संप्रदायों पर आधारित राजनीति के आधार पर बांटने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी की करीब जो 4 करोड़ की मुस्लिम आबादी है वो चुनाव में किस ओर जाएगी, वो किस दल के नेता पर विश्वास जताएगी। तो इसका जवाब सीधा सपाट यही है कि आंकड़े ये बताते हैं कि 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 80% मुस्लिम वोट बैंक सपा के साथ रहा, जबकि 17 विधानसभा चुनाव में जब राहुल अखिलेश साथ थे तो करीब 70% मुस्लिम वोट बैंक सपा कांग्रेस गठबंधन को मिला, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में मायावती अखिलेश के गठबंधन को 70% मुस्लिम वोटर्स का साथ मिला। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 8%, 2014 के साथ साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 10% मुस्लिम वोटर्स का बीजेपी को साथ मिला था। ऐसे हालात में अब जब मायावती अखिलेश राहुल के गठबंधन इंडिया के सामने चुनौती पेश कर रही हैं और अकेले चुनाव लड़ रही हैं, तो दूसरी ओर ओवैसी की एंट्री भी यूपी की फिजाओं में मुस्लिम वोटर्स के बीच हलचल पैदा करने वाली है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है वो मुस्लिम वोटर्स के एक बड़े वर्ग को अपने में साध कर उन तमाम विपक्षी दलों को झटका दे देती है जहां ओवैसी के आने से पहले तक मुस्लिम वोटर्स की नजर बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी दलों पर केंद्रित रहा करती थी। अब ऐसी स्थिति में साफ है कि सीए बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का एक मुश्त किसी एक दल के साथ जाना 2024 लोकसभा चुनाव में मुमकिन नहीं लग रहा। तो इन तमाम संभावनाओं से इतर जो सबसे बड़ा फेरबदल हो सकता है, जिसके चलते विपक्षी खेमा बेचैन है, वो यूपी के बहुसंख्यक समाज से जुड़े उन तमाम कयासों पर निर्भर है जिसके जरिए कहा जा रहा है कि सीएए बीजेपी के मिशन 400 के नारे को हकीकत में बदलेगा और तमाम विपक्षी दलों की सियासत चौपट हो जाएगी। अब वो कैसे, ये भी समझिए। दरअसल यूपी के वैलिड वोटर्स में अखिलेश यादव का कथित 90% वाला पीडीए कार्ड शामिल है, तो वहीं मायावती का भी करीब 20-22% वाला दलित वोट बैंक इसी का हिस्सा है। इसमें से अगर अल्पसंख्यकों मतलब मुसलमानों को हटा दें तो भी इस पूरे वोट बैंक से जुड़ा बहुसंख्यक समाज का वोट बैंक निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस दल पर 2024 लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा भरोसा जताएगा उस दल या गठबंधन के खिलाफ बहुसंख्यक समाज वोट के जरिए अपना विरोध दर्ज करा सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो बहुसंख्यक समाज का एक बड़ा वोट बैंक बैठे बिठाए बीजेपी के खाते में जाता दिखाई दे सकता है, जिससे यूपी में 80 तो पूरे देश में बीजेपी के 400 कमल खिल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर यही कहा जाएगा सीए का खेल विपक्ष हो गया फेल। तो इसी के साथ आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के सटीक आकलन के साथ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।